बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल की सीरीज़ का ये हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट जो वाइवा क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताएंगे। आप यहाँ से भी उनको तैयार करना चाहें तो ये तकरीबन इंशाल्लाह यहाँ से आपको 100% तैयारी वाइवा की हो जाएगी। तो वाइवा से बच्चे आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रा घबरा रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखना है और वाइवा को कॉन्फिडेंस के साथ आपने फेस करना है। इसमें एक अच्छा सा मशवरा वो ये कि आप अपने साथ पेज और पेंसिल रखें, पेन या पेंसिल जो भी साथ। उसमें ये होता है कि कई बार आप बताने में कोई स्टूडेंट हिचकिचाता है तो वो लिख के दे दे, फार्मूला लिख के दे दे, यूनिट लिख के दे दे, कोई चीज़ लिख के दे दे। हम खुद प्रैक्टिकल जब ले रहे होते हैं कई बार एक हमने पूरी डेफिनेशन भी पूछी किसी लॉ की तो स्टूडेंट कहता है सर मैं लिख देता हूँ, तो हम कहते हैं लिख दे बेटा। तो वो लिख दें तो तब भी आप टीचर जो है वो उसको यकीनन एक्सेप्ट करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बाद हमारी जो है वो एंट्री टेस्ट सीरीज़ लेक्चर्स जो हैं दोबारा शुरू हो जाएंगे और आपको हम दोबारा एंट्री टेस्ट के लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। तो देखें इसमें सेकेंड ईयर में आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसमें आपको ये जो यूनिट्स हैं ये याद होने चाहिए। ये यूनिट्स आगे भी यूज़ होती हैं, जैसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, उसको सी से आप डिनोट करते हैं, पूरे उसमें लिखेंगे तो आप ऐसे लिख देंगे, लेकिन यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ के इज़ द कूलम्स कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्साइलन जो कि परमिटिविटी है उसकी यूनिट इसके ऑपोजिट होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स की यूनिट, फ्लक्स का फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए या ई डॉट ए, जिसको ई ए कॉस थीटा लिख देते हैं। तो इसकी यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप देखें थोड़ी सी देर में आपने 4-5 यूनिट्स जो हैं वो याद कर ली। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट ऑफ ई इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब जो यूनिट आ रही है देखें ये कई नामों से पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेशक इनकी डेफिनेशंस फर्क हैं लेकिन इनकी यूनिट एक ही है, दैट इज वोल्ट। तो अगर आपसे इसमें कुछ पूछा जा सकता है, आमतौर पे टीचर पूछ लेते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट, तो वोल्ट के लिए फार्मूले पे आप फौरन जाएं। जैसे वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q, तो बेसिक यूनिट इसकी बनी जाउल पर कूलम। तो if 1 coulomb charge is displaced from one point to another and in order to doing so 1 joule is work done, then potential difference between these 2 points is 1 volt। कि आपने एक चार्ज को मूव कराया कहाँ से, नेगेटिव प्लेट से या वन पॉइंट से अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, आपने इसके ऑपोजिट लेके गए तो उसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। फैरेड के लिए भी आप फार्मूले पे जाएं, C इज इक्वल टू Q/V, तो ये होगा कूलम पर वोल्ट। और 1 फैरेड क्या होगा कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज स्टोर हुआ है और दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना है एक कूलम चार्ज के प्लेस करने से, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। इसी तरह इस चैप्टर में कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, गॉस लॉ की डेफिनेशन ये आपने याद रखनी है, याद करनी है। कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज कहना नहीं भूलना,
between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitudes and inversely proportional to square of the distance. Gauss law ये फ्लक्स से रिलेट करता है. टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट. ये इसकी डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख के डेफिनेशन लिख लें. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज E इज इक्वल टू F ओवर Q. पोटेंशियल डिफरेंस अभी बता दी थी आपको, W बाई Q, वर्क डन ओवर चार्ज. एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आता है थोड़ा सा. It is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Infinity का लफ्ज़ बोलना है. From infinity to that point, ये absolute potential difference है. Potential gradient एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान del V अपॉन del R. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू del V अपॉन del R. ये याद रखना है आपने. टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर में आता है, T इज इक्वल टू RC. रेजिस्टर और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है. आखिर पे इसी तरह यूजेस ऑफ कैपेसिटर वगैरह टाइम कांस्टेंट के उससे भी, जैसे ये गाड़ी के जो वाइपर होते हैं ये इस टाइम कांस्टेंट के ऊपर डेवलप किए जाते हैं. इसी तरह एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं. तो मुख्तलिफ आप जो इसकी यूजेस बुक में लिखी हुई हैं उनको एक बार आपने रीड कर लेना है. अब आ जाएं चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12 और 13, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके सामने है. इलेक्ट्रिक करंट को आप I इज इक्वल टू Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो कूलम पर सेकेंड से इसकी यूनिट बनती है एम्पेयर. तो इसकी यूनिट भी बतानी है आपने और ये डेफिनेशन भी बता देनी है. कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर ये होती है कि कोई किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं कर रहे होते जैसे खुली सड़क पे ट्रैफिक फ्लो करती है. ऐसा नहीं होता. कोई भी कंडक्टर आप उसको लेंगे सॉलिड के स्ट्रक्चर से समझेंगे कि उसमें तो एटम्स ही एटम्स हैं, वो बिल्कुल एटम से भरा हुआ है, फिल्ड है, और उनके आखिरी शेल में मेटल होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उनमें जो हैं वो फ्री हैं. तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स ने मूव कैसे करना है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज छोटे छोटे हम डॉट्स से डाल रहे हैं, तो ये उस रश में से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और ये एटम्स आपस में बिल्कुल पैक हुए हुए हैं, तो बहुत स्लोली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक डायरेक्शन में होने की वजह से, और इनकी वेलोसिटी क्या होती है? फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होती है. तो इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है. यह आपने बताना है. और किस वजह से होती है? ड्यू टू पैकिंग ऑफ एटम्स. क्योंकि ये सॉलिड है, जो मेटल्स हैं जिनमें करंट फ्लो करती है, तो उनमें करंट उस तरह से फ्लो नहीं करती जैसे कोई आम शख्स सोच रहा होता है कि तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ते चले जा रहे हैं. ऐसा नहीं होता. ये एक ड्रिफ्ट होती है, एक ड्रैग होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो एक जगह से दूसरी जगह चलता है. हाँ, क्यों? स्विच ऑन करते ही वो ऑन हो जाते हैं, तो वो उनका जो कोलिजन है आपस में, ड्रिफ्ट, एक दूसरे को धक्का लगाना, तो वो धक्का आगे पहुंच जाता है फौरन, इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं पहुंचते. इसी चैप्टर में आपने ओहम्स लॉ की डेफिनेशन जो है वो याद करनी है. V इज इक्वल टू IR फार्मूला से यहीं से रेजिस्टेंस आपने याद करनी है. रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू चार्जेस जो करंट बना रहे हैं. रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम. तो 1 ओहम क्या होगी कि अगर आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और 1 एम्पेयर करंट उसमें फ्लो करे, तो ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम है. पोटेंशियोमीटर आपके पास एक डिवाइस है जिस पे आप प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, और ये आपके इस चैप्टर में आखिर पे मौजूद भी है. इसमें 400 सेंटीमीटर की वायर अप्लाई की जाती है टू कंपेयर द EMFs टू डिस्कवर अननोन EMF ऑफ अ सेल. तो ये प्रैक्टिकल्स आपको हमने करवाए भी और ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं. किरचॉफ्स लॉ, 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ में किसी भी नोड के अक्रॉस
ऑल द करंट्स, उनका सम आने वाली करंट्स का इक्वल होगा करंट्स जाने वाली करंट्स के। मसलन I1 और I2 करंट्स आ रही हैं और I3 और I4 करंट्स नोड से आगे जा रही हैं, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा जाने वाली करंट्स के I3 और I4 के। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ इज सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, मसलन सर्किट में बैटरी है, रेजिस्टर हैं मुख्तलिफ टाइप के IR1, R2, इस तरह, तो इन सब के सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इक्वल्स टू 0 होती है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। आपने सिंपल इतना याद रखना है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फार्मूला B इंटू A और इसकी यूनिट वेबर, इसको आपने याद रख लेना है, B इंटू A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एम्पेयर्स लॉ, द product of magnetic field and length of the path on which magnetic field is to be determined is always equal to mu naught I। बस इसको आपने पढ़ देना है, इस फार्मूले को रीड कर दें, ये एम्पेयर्स लॉ है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सिंपल इतना सा भी कह देंगे, एम्पेयर्स लॉ हो जाएगा। सोलेनॉइड एक एप्लीकेशन है एम्पेयर्स लॉ की, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हम ये करते हैं कि एक कॉइल डेवलप करते हैं इस तरह। अब इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो वैक्यूम है या एयर है, तो ये भी सोलेनॉइड है। अगर इसके अंदर आयरन रखते हैं तो ये आयरन के ऊपर बना हुआ सोलेनॉइड है। अगर इसके अंदर प्लास्टिक रखते हैं तो ये प्लास्टिक के ऊपर बना हुआ सोलेनॉइड है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये आपने सिंपली इतना ही बताना है, वाइवा में हमने बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना। गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट। इसकी कन्वर्जन्स, हाउ गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल में अगर हम शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, कौन सी रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, तो ये एमीटर बन जाएगा। और अगर गैल्वानोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे RH, तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये इतना सा आपने इसका याद रखना है। अब आ जाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर्स पे। फैराडेज लॉ क्या है ये आपने बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं एग्जामिनर, व्हाट इज फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एन को बेशक आप ना इसमें पढ़ेंगे, बस इस फार्मूले को आपने रीड करना है। ये क्या है, ये इंड्यूस्ड EMF है, E equals to negative rate of change of magnetic flux। नेगेटिव रेट साइन क्यों है आपके, ये लेंज लॉ की वजह से। व्हाट इज लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, कोई भी कॉइल जब उसमें फ्लक्स चेंज होता है तो वो अपने आप में ही एक इंड्यूस्ड EMF बना लेती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके करीब पड़ी हुई दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF बन जाती है, उसके करीब पड़ी हुई दूसरी कॉइल में, तो ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी। तो इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। AC जनरेटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इतना बता दें। फार्मूला क्या है, इसमें जो EMF बनती है उसका फार्मूला है नवाब साइन थीटा, N ओमेगा AB साइन थीटा साइन ओमेगा T। बैक EMF ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ही होती है। जब किसी आप सर्किट को रन करते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF वाले, तो उसके अपने अंदर एक EMF जनरेट होती है जो ओरिजिनल EMF को अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड बैक EMF। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो AC इंटू हाई AC और हाई AC इंटू लो AC। तो ये AC को AC में ही कन्वर्ट करती है, लो से हाई
या हाई से लो आप कैसे भी कर सकते हैं। लो से हाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हाई से लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं। इसका फार्मूला क्या है, NS ओवर NP इक्वल्स टू VS ओवर VP। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें एडी करंट्स क्या होती हैं, जब हम किसी ट्रांसफार्मर की कॉइल के ऊपर जो है, कलर चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए, किसी कॉइल के ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं ऐसे, तो ये ट्रांसफार्मर बन गया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक करंट चलती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। और ये डिस्टर्ब करती है किसको, ये डिस्टर्ब करती है ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए इसकी आयरन प्लेट्स के दरमियान लेमिनेशन करते हैं, प्लास्टिक रखते हैं, या प्लास्टिक टाइप ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर हो उसको रखा जाता है। अगले चैप्टर में एसी थ्रू एसी वोल्टेज की कर्व पूछी जा सकती है आपसे, कि वो आप बता दें, साइन कर्व होती है। और इसी तरह एसी वोल्टेज में आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे I इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, या V इज इक्वल टू VRMS इक्वल्स टू V नॉट ओवर अंडर रूट 2। ये फार्मूले याद रखने हैं आपने। आगे चल के लैग और लीड वोल्टेज कैसे बनती है, करंट कैसे बनती है डिफरेंट सर्किट में, इसमें एक लफ्ज आप याद रख लें, दैट इज सिवल। कैपेसिटर में करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करती है। इंडक्टर में ये L लिखा हुआ है, वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करती है, ये याद रखना है आपने। इसी तरह इसमें रेजोनेंट सर्किट का फार्मूला कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, रेजोनेंट सर्किट का फार्मूला XC इक्वल्स टू XL लेके, तो फाइनली आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। L इज इंडक्टेंस, C इज कैपेसिटेंस। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये इसकी आगे फर्दर एप्लीकेशंस हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाता है और सिग्नल और कैरियर वेव को इकट्ठा किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है, सिग्नल और कैरियर वेव को इकट्ठा किया जाता है, और उससे ये जैसे FM चैनल है तो वो बिल्कुल यही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड चैनल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स, स्ट्रेस की यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका फार्मूला है तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशन लेस है, इसका फार्मूला है डेल्टा L ओवर L। इसमें जो कर्व बनती है स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान, वो इस तरह से, ये कर्व शुरू में वो इलास्टिक रीजन में होती है, फिर प्लास्टिक रीजन में जाती है, आगे इसी तरह उसके जो है वो यील्ड स्ट्रेस वगैरह और फ्रैक्चर स्ट्रेस तक ये चली जाती है। ये आपने शॉर्टली इसको याद रखना है। पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, कि पैरा में जो स्पिन है अलाइन हो रही होती है, मैग्नेटिक वो मटेरियल की डाया में बिल्कुल अलाइन नहीं होती, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरो में एक दूसरे के, ये डोमेन थ्योरी इसमें आ जाती है, तो वो जिनकी अलाइन होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर डोमेन बनाते हैं, तो जब इनको हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लाते हैं तो वो डोमेन्स एडजस्ट कर जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है लो टेम्परेचर्स पे, और वो सुपर कंडक्शन करने लग जाते हैं, यानी उनमें विदाउट रेजिस्टेंस करंट पास कर रही होती है। रेजिस्टिविटी बिकम जीरो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जिसको आप क्या कहते हैं आमतौर पे, एक क्रिटिकल टेम्परेचर, जिससे नीचे वो सुपर कंडक्टर होंगे। इसके आगे हिस्टेरिसिस लूप वगैरह, और उसको भी आप देखना चाहें तो बिल्कुल ये इस तरह से
ये उसको स्ट्रक्चर बना के आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में पी टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं कि जब हम उसके अंदर जो है वो ग्रुप 3 से इम्प्योरिटी डालते हैं तो पी टाइप सब्सटेंस बनते हैं, क्योंकि उनमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में ग्रुप 5 से इम्प्योरिटी डालते हैं, डोपिंग करते हैं, इसके अंदर एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और बाकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं। डायोड्स एक पी और एन को मिलाने से डायोड बनता है, इसमें डिप्लीशन रीजन होता है। वो फॉरवर्ड बाइस कैसे होता है, रिवर्स बाइस कैसे होता है, वो रेक्टिफायर कैसे बनता है, ये चीज़ें आपने रीड कर लेनी है इसमें से। इसी तरह ट्रांजिस्टर के सिंबल्स पीएनपी और एनपीएन के सिंबल्स याद करके जाने। वो कई बार आपसे बनवा लेते हैं कि भाई आप इस पे बताएं कि, या सिंबल बना के पूछते हैं कि ये एरो बेस की तरफ है तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो एरो बेस की तरफ है तो ये पीएनपी है, एरो बेस से अवे है तो ये एनपीएन है। इसी तरह गेट्स को याद करके आपने जाना है, जिसमें और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव और गेट वगैरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको आने चाहिए। ये यकीनन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप याद करके जाएं। आखिरी हिस्से में इसके आखिरी 3 चैप्टर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर में क्या क्या चीज़ें आपने याद करनी है। ये फार्मूला आपके पास जो है वो रिलेटिविटी वाले टॉपिक में से आ रहा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। E इज इक्वल टू mc²। E इज एनर्जी, m इज मास, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आइंस्टाइन ने दिया था फार्मूला। और इसके जो डिफरेंट फार्मूले हैं फिर आगे रिलेटिविटी के, टाइम डायलेशन T is equal to T naught over under root 1 minus V square over C square। इसी तरह आपके पास जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन L is equal to L naught under root 1 minus V square over C square। तो जो भी फार्मूले हैं वो आपने याद करने। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, black body is a body which absorb all types of radiations which fall on it। ये डेफिनेशन इसकी आपने पढ़ देनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when light falls on certain elements, metals, then they eject electrons. Those electrons make a current that is called photoelectric current, and this behavior is called photoelectric effect। Compton effect में क्या होता है कि when a photon is make collision with some electron, then energy and momentum of photon changes। This is called Compton effect। इसी तरह बोहर्स के पास्टुलेट्स आपने याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में रहते हुए जब वो घूम रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती, जब ऊपर जाते हैं तो एनर्जी गेन करके जाते हैं, नीचे आते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं। इसी तरह स्पेशली एंगुलर मोमेंटम वाला जो पास्टुलेट है वो आपको याद होना चाहिए, mvr इक्वल्स टू nh/2π। एक्सरेज क्या है, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है। एक्सरेज के अंदर कंटिन्यूस एक्सरे और ब्रेमस्ट्रॉलन या बैकग्राउंड एक्सरेज ये क्या हैं, ये इनमें फ़र्क ये रीड करके आपने जाना है। ये सिंपल। इसी तरह कहते हैं लेज़र से मिलता जुलता भी एक नाम है, उसे हम कहते हैं मेज़र। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। न्यूक्लियर के चैप्टर में 1U किसके इक्वल है, 1U इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 kg। न्यूक्लियर में आके हम मैसेज को यूनिफाइड मास स्केल U में कैलकुलेट करते हैं। मास डिफेक्ट क्या है कि यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं रहता, जब पार्टिकल्स इकट्ठे होकर न्यूक्लियस में रहते हैं तो वो अपने मास को सेक्रीफाइस करते हैं, उनका मास कम हो जाता है। उस मास से क्या बनता है, उससे बाइंडिंग एनर्जी बनती है। सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं मास डिफेक्ट और c², वही रिलेशन आ गया जो ऊपर आइंस्टाइन ने दिया था, डेल्टा m c²। इससे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, अल्फा बीटा गैमा, मैं इधर लिखना भूल गया, इनको आपने याद रखना। अल्फा इज डबल पॉजिटिव पार्टिकल्स जैसे हीलियम होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई है। बीटा इज नेगेटिव पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैमा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता। हाफ लाइफ वो टाइम जिसमें कोई भी डिके करने वाला एलिमेंट
न्यूक्लियर एलिमेंट जो है वो हाफ रह जाए। मसलन एक दिन में आपने 10 ग्राम रखा तो एक दिन में वो 5 ग्राम रह गया, तो इसकी हाफ लाइफ एक दिन है। तो कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ जो है वो सदियों में होती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में होती है, और कुछ की जो है सेकंड्स में भी होती है। फ्यूजन क्या है? जब एक बड़ा न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम ब्रेक कर जाता है दो छोटे न्यूक्लियाई में, ठीक है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन, तो इसको हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इसमें एनर्जी हमें मिलती है और इससे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह भी बनाया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनते हैं। फ्यूजन जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिलके एक उससे उसकी निस्बत हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, इसको हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इसमें भी हमें एनर्जी मिलती है। ये दोनों न्यूक्लियर प्रोसेस हाईली एनर्जेटिक हैं। फ्यूजन से भी कहीं ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक है। क्वार्क्स क्या होते हैं? अभी तक आपकी बुक में इनकी 6 टाइप्स आई हैं। जैसे एक क्वार्क है स्ट्रेंज, तो उसका ऑपोजिट है चार्म। एक है अप, तो दूसरा है डाउन। एक टॉप है, एक का नाम टॉप है तो दूसरे का नाम बॉटम। ये 6 टाइप्स के। तो आप ये नाम उसमें से व्हाट आर क्वार्क्स, तो आप बता दें 6 तरह के, स्ट्रेंज और चार्म, अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम। तो मैंने कोशिश की आपको तेज़ी से ये चीज़ रिकॉर्ड करके दी जाए, तो इसको आप पूरी वीडियो को एक बार सुन लेंगे या 2-3 दफ़ा सुन लेंगे तो आपको ये यहीं से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपका वाइवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।